यूनिट 3 सिविक्स चैप्टर 12 है प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। India, being second most populated country, is the second largest democracy. Democracy means a government of the people, by the people, for the people. India has a long tradition of democratic form of government. In democracy, there is no place for discrimination, prejudice and inequality. All are equal before the law. भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और यह दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। भारत में लोकतांत्रिक शासन की एक लंबी परंपरा है। लोकतंत्र में किसी भी प्रकार के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस और असमानता, इनइक्वालिटी के लिए कोई जगह नहीं होती। सभी लोग कानून के सामने समान होते हैं। Yet, discrimination, prejudice and inequality, in some way or the other, persist in our society. In reality, in no society these are totally absent. To what level do these differences exist is what makes a nation great or small, and puts it on the right path of progress. हालांकि भेदभाव, पूर्वाग्रह और असमानता किसी न किसी रूप में हमारे समाज में बनी रहती है। वास्तव में किसी भी समाज में ये पूरी तरह से समाप्त नहीं होते। यह भेदभाव कितने बड़े या छोटे रूप में मौजूद हैं, यही एक राष्ट्र को महान या छोटा बनाता है और उसे प्रगति के सही रास्ते पर रखता है। इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल, multi-religious and ethnically diverse society. Therefore, disparity is obviously present in various forms. The kinds of inequality prevailing in India are the remnants of the past, which we have to discard. However, there are many other anomalies including illiteracy, casteism, communalism, regionalism, etc. which have been the bone of contention for generations. भारत एक बहुभाषी, मल्टीलिंगुअल, बहुधार्मिक, मल्टीरिलीजियस और जातीय रूप से विविध, एथनिकली डाइवर्स समाज है। इसलिए असमानता, डिस्पैरिटी विभिन्न रूपों में स्पष्ट रूप से मौजूद है। भारत में जो असमानताएं हैं वे अतीत की बची हुई कुप्रथाएं, रेमनेंट्स ऑफ द पास्ट हैं, जिन्हें हमें समाप्त करना है। हालांकि हमारे समाज में बहुत सी अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे निरक्षरता, इलिटरेसी, जातिवाद, कास्टिज्म, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म आदि, जो पीढ़ियों से विवाद का कारण बनी रही हैं। प्रेजुडिस Prejudice means to judge other people negatively or to feel that they are inferior. For example, the students from the city as well as village have negative opinions about each other, though they have never met. We are generally prejudiced against people who are physically or mentally challenged. This is unfair. The government has provided these people with reservation in jobs and other facilities. They are now called people with special needs. पूर्वाग्रह का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति को नकारात्मक तरीके से आंकना या यह महसूस करना कि वे नीचे हैं। उदाहरण के लिए, शहर और गांव के छात्र एक दूसरे के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं, जबकि वे एक दूसरे से कभी मिले नहीं होते। हम आम तौर पर उन लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। यह गलत है। सरकार ने इन लोगों के लिए नौकरियों और अन्य सुविधाओं में आरक्षण, रिजर्वेशन प्रदान किया है। अब इन्हें
विशेष आवश्यकता वाले लोग, पीपल विथ स्पेशल नीड्स, कहा जाता है। Prejudice is prejudging an individual, activity or situation without actually having first-hand knowledge about them. We can be prejudiced against or in favor of a person, a community, a particular religion, caste, etc. It is a negative perception which is not healthy either for society or for an individual. Our Constitution forbids it, and our ethics and morals do not sanction it. पूर्वाग्रह का मतलब है किसी व्यक्ति, गतिविधि या स्थिति को पहले हाथ का अनुभव, फर्स्ट हैंड नॉलेज, बिना ही जज, प्रीजज करना। हम किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म, जाति आदि के प्रति पूर्वाग्रह रख सकते हैं या उनके पक्ष में भी हो सकते हैं। यह एक नकारात्मक धारणा, नेगेटिव परसेप्शन है, जो न तो समाज के लिए स्वस्थ है और न ही किसी व्यक्ति के लिए। हमारा संविधान इसे मना करता है और हमारे नैतिकता और संस्कार इसे स्वीकृति नहीं देते। डिस्क्रिमिनेशन। Sometimes our prejudices influence our behavior with certain people. We may be rude to them, isolate them, and ultimately harm them in some way. This unfair treatment of people on the basis of prejudice is called discrimination. कभी-कभी हमारे पूर्वाग्रह, prejudices, हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिससे हम कुछ लोगों के साथ रुखा, रूड व्यवहार करते हैं, उन्हें अलग, आइसोलेट कर देते हैं और अंततः उन्हें किसी न किसी तरह से हानि, हार्म पहुंचाते हैं। इस प्रकार का अन्यायपूर्ण, अनफेयर व्यवहार जो किसी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह के आधार पर किया जाता है, उसे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। The Constitution of India forbids discrimination by the government on the basis of caste, religion, sex, place of birth, race, etc. Everyone is equal in the eyes of the law. Discrimination is a negative perception and should be avoided since it breeds disharmony. In order to balance these scales, the Constitution allows positive preferences in favor of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. Women, children, old people, minorities and disabled are also given special protection by the Constitution of India. भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल आदि के आधार पर सरकार द्वारा भेदभाव को मना किया गया है। कानून के सामने सभी लोग समान होते हैं। भेदभाव एक नकारात्मक धारणा, नेगेटिव परसेप्शन है और इसे टाला जाना चाहिए क्योंकि यह समाज में अशांति, डिसहार्मोनी को बढ़ावा देता है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जातियां, स्केड्यूल्ड कास्ट्स, अनुसूचित जनजातियां, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स और अन्य पिछड़ी जातियों, अदर बैकवर्ड क्लासेस को विशेष प्राथमिकता दी जाए। महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों, डिसेबल्ड को भी संविधान द्वारा विशेष सुरक्षा दी जाती है। कास्ट सिस्टम। Our society still suffers from the ills of narrow casteism, regionalism, gender inequity, etc. The stigma of untouchability persists even today. Though women are fighting for their rights without much achievement, it is unfortunate that they are yet to be brought at par with their male counterparts. Discrimination, which still persists in various forms in our society, is being practiced in the name of caste, religion, language, economic status, etc. Caste or Varna is a social class in society which divides it on the basis of birth, family, profession, etc. हमारा समाज आज भी संकुचित जातिवाद, नैरो कास्टिज्म,
क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, लिंग असमानता, जेंडर इनइक्विटी आदि के रोगों से ग्रस्त सफर है। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का कलंक, स्टिग्मा आज भी जारी है। हालांकि महिलाएं, विमेन अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें अभी भी अपने पुरुष समकक्षों, मेल काउंटरपार्ट्स के बराबर स्थान नहीं मिल पाया है। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, जो आज भी हमारे समाज में विभिन्न रूपों में जारी है, जाति, कास्ट, धर्म, रिलीजन, भाषा, लैंग्वेज, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस आदि के नाम पर किया जा रहा है। जाति, कास्ट या वर्णा एक सामाजिक वर्ग, सोशल क्लास है जो समाज को जन्म, परिवार, पेशे, प्रोफेशन आदि के आधार पर विभाजित, डिवाइड करता है। Therefore, a child born in Brahman family automatically becomes Brahman. The same is true for other castes. It means a person's caste is determined by his/her birth and parentage alone. Therefore, this system divides our society into higher castes and lower castes. Such a division encourages people of higher castes to discriminate against the people of lower castes. इसलिए जो बच्चा एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, वह स्वचालित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। यही बात अन्य जातियों, कास्ट्स के बारे में भी सही है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की जाति केवल उसके जन्म और पैतृकता, पेरेंटेज के आधार पर निर्धारित होती है। इस कारण यह व्यवस्था, सिस्टम हमारे समाज को उच्च जातियों, हायर कास्ट्स और निचली जातियों, लोअर कास्ट्स में विभाजित, डिवाइड कर देती है। ऐसी विभाजन, डिवीजन से उच्च जातियों के लोग निचली जातियों के लोगों के खिलाफ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए प्रेरित होते हैं। The work provides the value to the persons. The work done by a washerman, garbage collector, scavenger, etc. is valued, but these persons are looked down upon in our society. So, it seems that if a person does what may be, by its very nature, dirty or undesirable task for the common good, his services are much sought after. Does it sound logical? Of course not. The condition of lower castes in our society is pitiable. They have to do all the menial or unhygienic jobs, yet they are reduced to a lower status. काम ही व्यक्ति की मूल्य, वैल्यू निर्धारित करता है। धोबी, कचरा एकत्र करने वाला, सफाई कर्मी, गार्बेज कलेक्टर, स्कैवेंजर आदि का किया गया काम महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन समाज में इन्हें नीचा, लुक डाउन अपॉन समझा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य भलाई, कॉमन गुड के लिए कोई गंदा या अवांछनीय काम करता है, तो उसकी सेवाओं, सर्विसेज की बहुत सराहना की जाती है। क्या यह तर्कसंगत लगता है? बिल्कुल नहीं। हमारे समाज में निचली जातियों, लोअर कास्ट्स की स्थिति, कंडीशन दयनीय, पिटिएबल है। उन्हें सभी निम्न श्रेणी के मीनियल या अस्वच्छ, अनहाइजीनिक काम करने पड़ते हैं, फिर भी उन्हें नीच, लोअर स्थिति में रखा जाता है। This ridiculous caste system is a major obstacle in the economic development of our country. Persons born in a particular caste, say cobbler, are compelled to follow the family's hereditary profession. In such a situation, both the ability and interest of that person, as well as the needs of society and the economy of the country, suffer.
The caste system makes people narrow-minded. They even forget the interest of the country for their narrow caste interest. यह हास्यास्पद जातिवाद प्रणाली, कास्ट सिस्टम, हमारे देश के आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक प्रमुख बाधा, मेजर ऑब्स्टिकल है। एक विशेष जाति, जैसे मोची कॉब्लर में जन्मे व्यक्ति को परिवार की परंपरागत पेशे, हेरेडिटरी प्रोफेशन को अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की क्षमता, एबिलिटी और रुचि, इंटरेस्ट, साथ ही समाज और देश की आर्थिक जरूरतें, नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड द इकोनॉमी, दोनों प्रभावित होती हैं। जातिवाद प्रणाली लोगों को संकुचित, नैरो माइंडेड बना देती है। वे अपनी संकीर्ण जातिगत, नैरो कास्ट, स्वार्थों, इंटरेस्ट्स के लिए देश के हित, इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री को भी भूल जाते हैं। The most unfortunate outcome of the caste system is that it hampers the unity of a country. It comes in the way of successful functioning of democracy and retards the progress of developmental programs. जातिवाद प्रणाली का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह है कि यह देश की एकता, यूनिटी को नुकसान पहुंचाता है। यह लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के सफल संचालन, फंक्शनिंग में रुकावट डालता है और विकासात्मक कार्यक्रमों, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स की प्रगति, प्रोग्रेस को बाधित, रिटार्ड करता है। Constitutional provisions. There are provisions in our Constitution against discrimination and inequality. These are facilitated by fundamental rights, directive principles of state policy and the fundamental duties. Rights are very essential for good life and self-development. Being democratic country, the Constitution of India guarantees certain basic rights to all its citizens. These basic rights are called fundamental rights. Our Constitution guarantees 6 fundamental rights to the citizens of India. हमारे संविधान में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन और असमानता, इनइक्वालिटी के खिलाफ प्रावधान, प्रोविजंस हैं। ये प्रावधान मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और मूल कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं। अधिकार, राइट्स, अच्छे जीवन, गुड लाइफ और आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार, बेसिक राइट्स, गारंटी करता है। इन बुनियादी अधिकारों को मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। हमारे संविधान में भारत के नागरिकों को 6 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। After the adoption of Constitution, India became secular and democratic country. The government has passed laws about the inheritance of property and legitimacy of the children born out of intercaste marriages. The Constitution has abolished the practice of untouchability. To practice untouchability in any form is a criminal offense. संविधान को अपनाने के बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर और लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक
देश बन गया। सरकार ने संपत्ति की उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी और अंतरजातीय विवाहों, इंटरकास्ट मैरिजेस से जन्मे बच्चों की वैधता, लेजिटिमेसी से संबंधित कानून बनाए हैं। संविधान ने अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी की प्रथा को समाप्त, अबॉलिश्ड कर दिया है। अब किसी भी रूप में अस्पृश्यता का अभ्यास करना, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, एक अपराध, क्रिमिनल ऑफेंस है। The future of the caste system looks a little bright as it no longer allows us to continue with caste distinction. The spread of education, the development of scientific outlook, the growing spirit of equality among the people, the advance of industrialization, etc. are slowly but surely helping in abolishing the caste system from our society. जातिवाद प्रणाली का भविष्य अब थोड़ा उज्ज्वल, ब्राइट दिखाई देता है, क्योंकि अब यह हमें जाति भेद, कास्ट डिस्टिंक्शन को जारी रखने की अनुमति नहीं देता। शिक्षा का प्रसार, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक आउटलुक का विकास, लोगों में समानता की भावना का बढ़ना, ग्रोइंग स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन का उन्नति आदि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारे समाज से जातिवाद प्रणाली, कास्ट सिस्टम को समाप्त करने में मदद कर रहे हैं। Vocation is no longer a sure index of caste. This is evident from the fact that Brahmins are earning their livings as traders, shopkeepers and industrialists. Other castes are adopting other professions, such as teaching or joining the armed forces. Slowly but surely, economic advancement is diluting the effects of the caste system. Interdining, public transport, public eating places, common canteens, college hostels, and free mixing at social functions have dealt a severe blow to the caste system. Political leaders and eminent educationists are endeavoring to purge society of the inherited evils of the caste system. अब व्यवसाय, वोकेशन, जाति, कास्ट का एक निश्चित संकेत, इंडेक्स नहीं है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि ब्राह्मण्स अब व्यापारी, दुकानदार और उद्योगपति, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स के रूप में अपनी जीविका, लाइवलीहुड कमा रहे हैं। अन्य जातियां भी जैसे शिक्षण, टीचिंग या सशस्त्र बलों, आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होकर अन्य पेशे, प्रोफेशंस अपना रही हैं। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति, इकोनॉमिक एडवांसमेंट, जातिवाद प्रणाली, कास्ट सिस्टम के प्रभावों को कमजोर कर रही है। मिलजुल कर भोजन, इंटरडाइनिंग, सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक भोजनालय, पब्लिक ईटिंग प्लेसेस, सामान्य कैंटीन, कॉमन कैंटीन्स, कॉलेज हॉस्टल, कॉलेज हॉस्टल्स और सामाजिक आयोजनों में स्वतंत्र मिलजोल, फ्री मिक्सिंग एट सोशल फंक्शंस ने जातिवाद प्रणाली को गंभीर झटका, सीवियर ब्लो दिया है। राजनीतिक नेता और प्रमुख शिक्षाविद, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट्स, समाज को जातिवाद प्रणाली के विरासत में मिले बुराइयों, इनहेरिटेड एविल्स से मुक्त, पर्ज करने के लिए प्रयासरत हैं। Untouchability. Hindu society is divided into many castes. People who belong to the lower caste are considered by some as untouchables. The upper castes remain aloof from them. The persons of lower caste lead very pathetic lives. They are subjected to highly objectionable treatment by the people of higher castes. Some high caste people think that they would be polluted if they had any social contacts with untouchables. हिंदू समाज, हिंदू सोसाइटी को कई जातियों, कास्ट्स
में विभाजित डिवाइडेड किया गया है। जिन लोगों का संबंध निम्न जाति लोअर कास्ट से होता है उन्हें कुछ लोग अस्पृश्य अनटचेबल्स मानते हैं। ऊंची जातियां अपर कास्ट उनसे अलग अलूफ रहती है। निम्न जाति लोअर कास्ट के लोग बहुत दुखद पैथेटिक जीवन जीते हैं। उन्हें उच्च जातियों हायर कास्ट द्वारा अत्यधिक आपत्तिजनक हाईली ऑब्जेक्शनेबल व्यवहार का सामना करना पड़ता है। कुछ उच्च जाति के लोग मानते हैं कि यदि वे अस्पृश्य अनटचेबल्स से कोई सामाजिक संपर्क सोशल कॉन्टैक्ट्स रखते हैं तो वे प्रदूषित पोल्यूटेड हो जाएंगे। Untouchables suffer great discrimination as I. They are prohibited from using public wells and tanks. 2. They are not permitted to enter Hindu temples. 3. They have to live in separate colonies apart from the rest of the people. 4. They are compelled to earn their livelihood from degrading professions like scavenging and killing of animals. अस्पृश्य untouchables को गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जैसे उन्हें सार्वजनिक कुओं पब्लिक वेल्स और तालाबों टैंक्स का उपयोग करने से रोका जाता है। 2. उन्हें हिंदू मंदिरों हिंदू टेम्पल्स में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। 3. उन्हें अन्य लोगों से अलग सेपरेट कॉलोनीज में रहना पड़ता है। 4. उन्हें अपमानजनक डिग्रेडिंग पेशों जैसे सफाई कर्मी स्कैवेंजिंग और जानवरों की हत्या किलिंग ऑफ एनिमल्स से अपना जीवनयापन लाइवलीहुड करने के लिए मजबूर किया जाता है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अनटचेबिलिटी Untouchability is a great curse. In the first place, it has made the lives of untouchables miserable. They cannot progress in any sphere of life. Secondly, untouchability has created bitterness between the untouchables and the upper castes. Thirdly, colonial powers tried to use the grievances of these scheduled castes to divide the Indian people for their own gain. Thus, they checked the growth of national feelings among them. अस्पृश्यता एक बड़ी शाप कर्ज है। सबसे पहले इसने अस्पृश्यों अनटचेबल्स के जीवन को मिजरेबल बना दिया है। वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति प्रोग्रेस नहीं कर सकते। दूसरी बात, अस्पृश्यता ने अस्पृश्यों और ऊंची जातियों अपर कास्ट्स के बीच द्वेष बिटरनेस पैदा किया है। तीसरी बात, उपनिवेशी शक्तियों कॉलोनियल पावर्स ने अनुसूचित जातियों स्केड्यूल्ड कास्ट्स की शिकायतों ग्रीवांसेस का उपयोग भारत के लोगों को अपने लाभ गेन के लिए बांटने डिवाइड के लिए किया। इस प्रकार उन्होंने उनके बीच राष्ट्रीय भावना नेशनल फीलिंग्स के विकास को रोका चेक्ड। लॉस टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी The Constitution of India empowers the government to make laws for completely abolishing untouchability. It grants the right to equality to all citizens of the country. The government has made laws to abolish untouchability in any form. By an act of 1955, untouchability has been declared a criminal offence. It is a punishable offence with sentence of 1 year and a fine ranging from ₹1,000 to 5,000 or more. भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सरकार को अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कानून बनाने मेक लॉज का अधिकार दिया है। यह देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी प्रदान करता है। सरकार ने किसी भी रूप में
अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कानून बनाए हैं। 1955 के एक अधिनियम एक्ट ऑफ 1955 के तहत अस्पृश्यता को एक अपराध क्रिमिनल ऑफेंस घोषित किया गया है। यह एक दंडनीय अपराध पनिशेबल ऑफेंस है, जिसके तहत 1 साल की सजा और 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए या उससे अधिक का जुर्माना फाइन लगाया जा सकता है। The government has appointed special officer known as the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to eradicate the evil of untouchability. इसके अलावा सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों Scheduled Castes and Scheduled Tribes के लिए एक विशेष अधिकारी स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया है, जिसे आयुक्त कमिश्नर कहा जाता है, जो अस्पृश्यता के इस पाप को समाप्त एराडिकेट करने के लिए काम कर रहा है। Today, the untouchables are free to use public places such as wells, ghats, tanks, temples, hotels and cinemas without any hindrance. The government is making special efforts to remove poverty, illiteracy and sense of inferiority among them. आजकल अस्पृश्य अनटचेबल्स लोग सार्वजनिक स्थानों जैसे कुएं, वेल्स, घाट, धात्स, तालाब, टैंक्स, मंदिर, टेम्पल्स, होटल, होटेल्स और सिनेमाज का उपयोग बिना किसी रुकावट हिंड्रेंस के कर सकते हैं। सरकार उनकी गरीबी, पावर्टी, निरक्षरता, इलिटरेसी और हीनता, सेंस ऑफ इंफीरियरिटी को समाप्त करने के लिए विशेष प्रयास, स्पेशल एफर्ट्स कर रही है। Seats have been reserved for them in government services, panchayats, municipal committees, state assemblies and in parliament. They are given special concessions and facilities for education in schools and colleges. They are given stipends. They are given books free of cost. इसके अलावा उनके लिए सरकारी सेवाओं, गवर्नमेंट सर्विसेज, पंचायत्स, नगर समितियों, म्युनिसिपल कमिटीज, राज्य विधानसभाओं, स्टेट असेंबलीज और संसद, पार्लियामेंट में आरक्षित सीटें, रिजर्व्ड सीट्स प्रदान की गई हैं। उन्हें शिक्षा, एजुकेशन के लिए विशेष रियायतें, कंसेशंस और सुविधाएं, फैसिलिटीज दी जाती हैं, जैसे स्कूलों और कॉलेजों में। उन्हें वृत्ति, स्टाइपेंड्स मिलती हैं और पुस्तकें, बुक्स मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान की जाती हैं। Every state has established Scheduled Castes Welfare Department to safeguard the interests of Scheduled Caste and Scheduled Tribe. हर राज्य ने अनुसूचित जातियों, Scheduled Castes और अनुसूचित जनजातियों, Scheduled Tribes के हितों की रक्षा, सेफगार्ड के लिए एक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, Scheduled Castes Welfare Department स्थापित किया है। Impact of modern way of life on untouchability. The modern way of life has also contributed significantly in eradicating untouchability. The growth of modern industries, railways, buses and other means of transport has brought people belonging to different castes closer to one another. आधुनिक जीवन शैली ने अस्पृश्यता, untouchability को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक उद्योगों, इंडस्ट्रीज, रेलवेज, बसेस और अन्य परिवहन, ट्रांसपोर्ट साधनों के विकास ने विभिन्न जातियों, कास्ट्स से संबंधित लोगों को एक दूसरे के पास लाया है। The growth of cities and towns has also made the people of all castes to live together and develop closer social contacts. Development of trade and commerce and large-scale industries has opened the door of economic progress to people of all classes. शहरों और कस्बों, cities and towns
के विकास ने भी सभी जातियों के लोगों को एक साथ रहने और सामाजिक संपर्क, सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने का अवसर, अपॉर्चुनिटी दिया है। व्यापार, ट्रेड और वाणिज्य, कॉमर्स के विकास और बड़े पैमाने पर उद्योगों, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कारण सभी वर्गों, क्लासेस के लोगों के लिए आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के दरवाजे खोल दिए हैं। In the past, there was a close connection between caste and occupation. But the situation has changed today. In the modern industrial age, profit is the main motive. So, the person can do any job according to the profit. अतीत में जाति, कास्ट और पेशे, ऑक्यूपेशन के बीच एक गहरा संबंध, क्लोज कनेक्शन था। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आधुनिक औद्योगिक युग, मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज में लाभ, प्रॉफिट मुख्य उद्देश्य, मेन मोटिव बन गया है। इसलिए व्यक्ति किसी भी काम को अपने लाभ के अनुसार कर सकता है। What can we do to remove untouchability? Due to the sincere efforts of the government, the evil of untouchability has reduced but not removed totally. More steps should be taken to improve the economic condition of the untouchables. People should be made aware of the evils of untouchability through mass media such as journals, television programs, cinema, theatre, speeches, etc. Intercaste marriages should be encouraged. सरकार के ईमानदार प्रयासों, सिंसियर एफर्ट्स के कारण अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी की बुराई में कमी आई है, लेकिन यह पूरी तरह से समाप्त, रिमूव्ड नहीं हुई है। निम्न जातियों, अनटचेबल्स की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के लिए और भी कदम, स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। लोगों को अस्पृश्यता की बुराइयों, इविल्स ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में जागरूक, अवेयर किया जाना चाहिए। इसके लिए जन संचार माध्यमों, मास मीडिया जैसे पत्रिकाएं, जर्नल्स, टेलीविजन कार्यक्रम, टेलीविजन प्रोग्राम्स, सिनेमा, थिएटर, भाषण, स्पीचेस आदि का उपयोग किया जा सकता है। जाति के बीच विवाह, इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा और जातिवाद, कास्टिज्म की दीवारें टूटेंगी। Striving for equality, the parallel movement was started during freedom movement for both independence from foreign rule and abolition of social evils like casteism, untouchability, discrimination, etc. स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान एक समानांतर आंदोलन, पैरेलल मूवमेंट शुरू हुआ था, जो न केवल विदेशी शासन, फॉरेन रूल से स्वतंत्रता की मांग करता था, बल्कि सामाजिक बुराइयों, सोशल एविल्स जैसे जातिवाद, कास्टिज्म, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन आदि को समाप्त करने के लिए भी था। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, Dr. B.R. Ambedkar and others organized movements against all forms of social evils and discrimination. सामाजिक सुधारकों, सोशल रिफॉर्मर्स जैसे राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और अन्य लोगों ने सामाजिक बुराइयों और भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आंदोलनों का आयोजन, ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स किया। As a result,
many Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women raised their voice against gender-based discrimination. इसके परिणामस्वरूप कई दलित्स ने मंदिरों में प्रवेश एंट्री इनटू टेम्पल्स के लिए संगठित ऑर्गेनाइज्ड किया। महिलाएं विमेन लिंग आधारित भेदभाव जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अपनी आवाज रेज देयर वॉइस उठाने लगी। इन द इकोनॉमिक फील्ड peasant movements were organized to get them released from the grasp of moneylenders or to get loans from banks waived. आर्थिक क्षेत्र में किसान आंदोलन peasant movements आयोजित किए गए ताकि उन्हें साहूकारों मनी लेंडर्स के चंगुल से मुक्त रिलीज फ्रॉम दी ग्रास्प किया जा सके या फिर बैंकों से लिए गए कर्ज लोन्स फ्रॉम बैंक्स माफ वेव्ड कराए जा सकें। Soon after independence, the evil of untouchability was declared illegal. The founding fathers of Constitution were aware of the evil effects of such social ills. Dr. B.R. Ambedkar, a leading figure in the making of India's Constitution, pleaded for complete eradication of such social evils. स्वतंत्रता के तुरंत बाद अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को अवैध इलीगल घोषित कर दिया गया। संविधान के निर्माताओं फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इस सामाजिक बुराई सोशल इल के हानिकारक प्रभावों ईविल इफेक्ट्स का पूरा ज्ञान था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख व्यक्ति थे ने ऐसी सामाजिक बुराइयों का पूर्ण उन्मूलन कंप्लीट एराडिकेशन करने की अपील की थी। Thus, the Constitution of India declared that the state shall not allow discrimination on the ground of caste or creed, and that there shall be equality of opportunity in matter of education, public employment, etc. इस प्रकार भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने यह घोषणा की कि राज्य स्टेट जाति या धर्म कास्ट और क्रीड के आधार पर भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा और शिक्षा एजुकेशन सार्वजनिक रोजगार पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आदि के मामले में समान अवसर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। Our Constitution guarantees its citizens the freedom to follow any religion, any language, to celebrate festivals and express themselves freely. It has made India a secular country where everybody has the right to practice and follow their religion without any fear of discrimination. हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अपने नागरिकों सिटीजन्स को किसी भी धर्म रिलीजन किसी भी भाषा लैंग्वेज को अपनाने त्योहारों फेस्टिवल्स को मनाने और अपनी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन स्वतंत्र रूप से करने की स्वतंत्रता फ्रीडम प्रदान करता है। इसने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश बना दिया है जहां हर किसी को बिना किसी भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन के अपने धर्म रिलीजन का पालन फॉलो और अभ्यास प्रैक्टिस करने का अधिकार राइट है। Despite these measures, narrow casteism is still followed at many places. To root out these evils, we need to expand education, make people aware of social evils, and the urgency of eradicating them. इन उपायों के बावजूद कई स्थानों पर संकीर्ण जातिवाद नैरो कास्टिज्म अभी भी जारी है। इन बुराइयों इविल्स को समाप्त करने के लिए हमें शिक्षा एजुकेशन का विस्तार एक्सपैंड करना होगा। लोगों को सामाजिक बुराइयों सोशल इविल्स और इन्हें समाप्त करने एराडिकेटिंग की आवश्यकता अर्जेंसी के बारे में जागरूक अवेयर करना होगा।